वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। आज की वीडियो में हम मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को कंप्लीटली समझेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखाऊंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक और वही टॉपिक्स मैं इसमें इंक्लूड करूंगा जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे पहले ऑलरेडी हमने वीडियोस डाल रखी हैं यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के लिए, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, आज की वीडियो में यूनिट 4 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे मोबाइल एजेंट के बारे में। देखिए, मोबाइल एजेंट आपका एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोग्राम होता है। इसको अच्छे समझने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ पहले, जिससे कि आपको ओवरव्यू लग जाएगा। देखिए, मोबाइल एजेंट आपका एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, ठीक है, एक तरह का कोड होता है जो कि प्रोग्रामर लिखता है और वो कोड आपका एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। आइदर डेटा को फैच करके लाना हो किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से, ठीक है, या फिर कोई भी कैलकुलेशन करनी हो। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि मोबाइल एजेंट की हमें सबसे पहले नीड क्यों है। ठीक है, जिससे कि और डाउट्स क्लियर होंगे आपके। इसकी नीड देख लेते हैं कि मोबाइल एजेंट की आपको एक्चुअल में नीड क्यों थी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरीके का कोई टास्क है कि आपको फाइंड करना है चीपेस्ट फ्लाइट टिकट। तो इस चीपेस्ट फ्लाइट टिकट को अगर आपको चेक करना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपकी एयरलाइंस के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंडिगो, एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट, सब इंडिविजुअली सब पे जाना पड़ेगा आपको, सबकी वेबसाइट्स पे उनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ तो 3 का हमने एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है मल्टीपल्स आपके प्लेटफॉर्म हो या फिर आपका कोई और टास्क हो। ठीक है, तो उसमें यानी कि मल्टीपल सर्वर्स पे आपको रीच करना पड़ रहा है आपके सिंगल यूजर को, और तब वहां से आप डेटा लेकर आ रहे हो और देन उसको कंपेयर कर रहे हो। मैन्युअली सारा काम हो रहा है और इसमें आपके यूजर का इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, यूजर की इसमें नीड है आपके ह्यूमन की। तो देखिए, ये जो अप्रोच है आपकी, ये सही नहीं है। अगर सिंगल वर्क के लिए देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई टास्क आ गया जिसमें आपको कंपेयर करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, तो उस टाइम पे आपको क्रिएट करना पड़ता है एक अपना मोबाइल एजेंट। अब ये मोबाइल एजेंट क्या करता है, आपके टास्क को ऑटोमेटिक बना देता है। आप कैसे, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। देखिए, हमने क्या करा, एक यूजर है आपका जो कि एक प्रोग्रामर ही होता है, उसने अपने टास्क के करस्पॉन्डिंग एक मोबाइल एजेंट क्रिएट किया। मोबाइल एजेंट आपको बार बार बता रहा हूँ, एक आपका कोड ही रहता है, कोड ऑफ प्रोग्राम रहता है। ठीक है, एक आपका प्रोग्राम लिख रहता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब ये कोड ऑफ प्रोग्राम, इसको बोलते हैं मोबाइल एजेंट। ये किसी भी सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और जिस सर्वर पे जाएगा सभी सर्वर पे से मूव कर करके, ठीक है, ऑटोमेटिकली सबसे डेटा उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिगो की वेबसाइट है, ये आपकी एयर इंडिया की वेबसाइट है, और देन ये आपकी क्या है, स्पाइस जेट की वेबसाइट है। सबसे डेटा को फैच करके लाएगा और आपको कंपेयर करके भी ऑटोमेटिकली ये कंपेयर करके क्लाइंट साइड पे आपको ये शो करके दिखा देगा कि आपका जो सबसे जो सबसे चीपेस्ट प्राइस का जो आपका टिकट है फ्लाइट का, वो आपका ये है। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा आपका टाइम बचा। ठीक है, और आपका काम भी अच्छे से हो गया। यानी कि यूजर के विदाउट इंटरवेंशन आपका टास्क एक तो ऑटोमेटिक हो गया, और आपको इंडिविजुअली सभी सर्वर पर जाने की नीड नहीं है। आपका जो मोबाइल एजेंट है वही मूव करेगा सभी सर्वर्स के बीच में, और डेटा आपको कंक्लूड करके, एग्रीगेट करके, जो भी उसमें फंक्शनलिटी है उसको परफॉर्म करने, वो आप करके जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ये कंप्लीट आपका प्रोसेस रहता है मोबाइल एजेंट के बीच में। अब देखिए, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करते हैं गूगल पे, तो उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिसपे आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो ना। आप देखिए, हर वेबसाइट पे उसका थोड़ा कंटेंट डिफरेंट रहता है, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है उसकी एग्जैक्ट आंसर क्या है। लेकिन अगर एक एआई की बात की जाए, जैसे कि चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं, अगर अगर आप चैट जीपीटी पे कोई भी टॉपिक को सर्च करते हो, तो वो आपको कंसाइज करके एक्यूरेट कंटेंट आपको निकाल के देता है। अब उसके पास ये कंटेंट कहाँ से आया, वो कंटेंट वो इन्हीं सर्वर से, इन्हीं वेबसाइट से उसको फैच कर रहा है, उसको यूनिक कंटेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, देन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपका मोबाइल एजेंट ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही आप क्वेरी लिखते हो अपने चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल में, तो वो आपकी क्वेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके एज अ मोबाइल एजेंट के कोड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो मोबाइल एजेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के सर्वर पे मूव करता है और आपको कंसाइज कंक्लूड करके आपका आउटपुट आपके डिस्प्ले पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आपको अच्छे तरीके से आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। A mobile agent is a type of software program that can move from one computer or network another while performing tasks autonomously, यानी कि ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है। इट एक्ट्स ऑन अ बिहाफ ऑफ अ यूजर, यानी कि यूजर के बिहाफ पे ये काम करता है। यूजर के किसी भी इंटरवेंशन की इसमें नीड नहीं होती। एप्लीकेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, कोई भी आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, जैसे कलेक्ट करना हुआ डेटा को, उसको एग्जीक्यूट करना हुआ, उसे प्रोसेस करना हुआ, विदाउट रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट यूजर इंटरवेंशन। ओके, थिंक, ये कुछ मैंने एग्जांपल डाल रखे हैं, और सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए मैंने लाइट का डाला है, जिसको आप अच्छे से रिलेट भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
अब देखिए की फीचर क्या है मोबाइल एजेंट के, सबसे पहला मोबिलिटी है। मोबिलिटी क्यों है? इट कैन मूव अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम इन नेटवर्क, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे इजीली मूव कर सकता है आपको मोबाइल एजेंट। ऑटोनोमस है, ऑटोनोमी आपको प्रोवाइड करता है। टास्क ओरिएंटेड रहता है, यानी जो कोड से आप इसमें टास्क ऐड कर दोगे वही टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अडेप्टेबल होता है ये, और रिसोर्स एफिशिएंट तो होता ही है। ठीक, इस तरीके से मोबाइल एजेंट आपका क्रिएट किया जाता है जिससे कि आपका रिसोर्स एफिशिएंट रहे वो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे रहती है? सबसे पहले वर्किंग डिफाइन करने के लिए आपके एग्जाम्स में अगर आता है व्हाट इज मोबाइल एजेंट, आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मोबाइल एजेंट एंड डिफाइन इट्स वर्किंग। तो मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये नोट्स, ये कंसाइज नोट्स हैं, इन्हीं को आप अपने एग्जाम में लिखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन नोट्स को लिख लो, एकदम इजी वे में बता रहा हूँ मैं। अब ये वर्किंग कैसे होती है इसकी? सबसे पहले आपका वो लॉन्च होता है। लॉन्च का मतलब उसकी कोडिंग लिखी जाती है उसके टास्क के परस्पेक्टिव से कि क्या टास्क आपको परफॉर्म करवाना है। द मोबाइल एजेंट स्टार्ट ऑन योर सिस्टम और सर्वर वेयर यू डिफाइन इट्स टास्क। ठीक है, डिस्पैच होता है फिर ये, यानी कि जो एजेंट है आपका, यानी जो मोबाइल एजेंट है वो डिस्पैच होता है आपके टारगेट सिस्टम पे, यानी किस पे आपको टारगेट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने चैट जीपीटी को सर्च किया, तो चैट जीपीटी का जो एआई टूल है, तो वो कहीं ना कहीं उसको किस पे डिस्पैच कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डिस्पैच कर रहा है उसको, जिससे कि वो डेटा कलेक्ट करके ला सके। ओके, देन एग्जीक्यूट करता है टास्क को, यानी कि डेटा कलेक्ट करना हुआ, डेटा पे कुछ भी एग्रीगेशन परफॉर्म करना हुआ, ठीक है, प्रोसेस करना हुआ, जो भी आपने टास्क उसमें डिफाइन कर रखा होगा वो उसमें वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या करेगा? अगर नीडेड है, यानी कि अगर मल्टीपल साइट्स पे और जाना है उसको, अगर जैसे कि वो एक साइट पे गया, उसके बाद भी यानी कि टास्क को पैरेलली परफॉर्म करने के लिए वो अपने क्लोनिंग भी करता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो एक सर्वर पे ही डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो इसलिए टाइम को, अगर आपका मोबाइल एजेंट अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है? अपने आपकी क्लोनिंग भी कर लेता है, जिससे टास्क और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द एजेंट क्लोन्स इटसेल्फ टू फेच डेटा फ्रॉम मल्टीपल वेदर सर्वर साइमल्टेनियसली। ओके, माइग्रेशन का मतलब वही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क द एजेंट में माइग्रेट टू अनदर सिस्टम फॉर फर्दर टास्क। ठीक है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है वो दूसरे सर्वर पे माइग्रेट हो जाता है अपने दूसरे टास्क के लिए। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल ऑल टास्क आर कंप्लीटेड, कि जब तक चलता रहता है जब तक कि आपका टास्क कंप्लीटली, जैसे कि देखिए आपका ये एजेंट, ये वाला एजेंट जो है, ये इस प्लेटफॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसने इस डेटा को ऐसे कलेक्ट किया, देन इसने देखा कि मुझे दूसरे सर्वर से भी डेटा की नीड है, तो इसने अपने आप की क्लोनिंग की और उस क्लोनिंग को माइग्रेट कर दिया दूसरे सर्वर पे, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर बी पे। और यहां से इसने क्या डेटा किया कलेक्ट, और उस क्लोन से अब उस डेटा को क्या करेगा? रिट्रैक्ट करेगा, एंड रिट्रैक्टेड डेटा को क्या करेगा? फिर उसके बाद ऑपरेशन, जो भी एग्जीक्यूशन ऑपरेशन आपने उस पर लगा रखा होगा, वो ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहेगा, वो आपको एक्चुअल डेटा आपके डिस्प्ले पर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेशन का मतलब उन सभी एजेंट्स के बीच में क्या रहता है? कम्युनिकेशन अवेलेबल रहता है, जिससे कि वो डेटा को एक्सचेंज करके आपस में, और फिर आपको सिंक्रोनाइज करके एक अपडेटेड डेटा आपको प्रोवाइड करें। कंप्लीट करेंगे, देन आपको रिटर्न कर देंगे टास्क, और फिर आपका टास्क क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस रहता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मोबाइल एजेंट फ्रेमवर्क के बारे में। तो किस तरीके से आप किसी भी मोबाइल एजेंट को क्रिएट कर सकते हो? टू क्रिएट मोबाइल एजेंट्स यू नीड अ फ्रेमवर्क और टूल। पॉपुलर फ्रेमवर्क जैसे कि आपका जेईडी, जावा एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, एजलेट्स ये भी जावा का ही है, टेटेरस ये आपका पाइथन का है। एप्लीकेशन की बात करें तो ई कॉमर्स में आप उसका यूज कर सकते हो, नेटवर्क मॉनिटरिंग करने में, आईओटी जैसे स्मार्ट होम्स वगैरह में, या फिर डेटा एनालिसिस में। तो पाइथन को लेकर डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट देखिए, बेनिफिट सबसे पहले डायग्रामेटिकली देख लीजिए। अगर आप अगर आप आरपीसी बेस्ड अप्रोच की बात करें, आरपीसी मतलब रिमोट प्रोसीजरल कॉल, यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया। अगर इसकी बात करें तो एक आपके पास एप्लीकेशन है, आपने सर रिक्वेस्ट करी सर्वर से, उसको आपको रिस्पॉन्स मिल गया, फिर रिक्वेस्ट करोगे फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, फिर दूसरे टास्क के लिए रिक्वेस्ट करोगे फिर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यानी कि हर टास्क के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, यानी कि आप देखिए सर्वर पे कितना ज्यादा लोड आ गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप मोबाइल एजेंट बेस्ड अप्रोच को यूज करोगे, तो एक बार आपने टास्क परफॉर्म कर दिया, आपने मोबाइल एजेंट उस पर सर्व कर दिया अपने सर्वर पे। अब मोबाइल एजेंट का काम है अपनी क्लोनिंग करके डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, देन एक्चुअल आउटपुट आपके ऐप पे प्रोवाइड कर देना। तो देखिए कितना ज्यादा लोड कम कर दिया आपने अपने सर्वर पे, और नेटवर्क पे भी कितना ज्यादा लोड कम हो गया। क्लियर है? तो बेनिफिट क्या है? एफिशिएंट है ये, सेव करता है बैंडविड्थ को, जैसे कि हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा बैंडविड्थ यूज हो रही है आपकी। ठीक है, ईच टास्क के लिए आपको हर बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करा? उन सभी टास्क को कंक्लूड करके एक मोबाइल एजेंट बनाया, देन उसको एक बार एक रिक्वेस्ट में उसको सर्वर पे सेंड कर दिया। स्केलेबल होता है, ऑटोनोमी तो इसमें होती ही है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरवेंशन की नीड नहीं है आपके यूजर की, और कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट।
रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर आपको मोबाइल एजेंट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए मोबिलिटी होनी चाहिए आपके मोबाइल एजेंट के अंदर, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसे बार बार यूजर की नीड हो रही है बार बार उसमें, तो वो मोबाइल एजेंट आपका अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। वो मोबाइल एजेंट प्लेटफॉर्म, वो मोबाइल एजेंट सिस्टम आपका सही नहीं है। तीसरा, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब भी आप डेटा कलेक्ट करवा रहे हो अपने मोबाइल एजेंट के द्वारा, तो वो सिक्योरली आपके सिस्टम पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी ने वो चुरा लिया, उसको लीक कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? इफ अ सर्वर इज डाउन, अगर आपका सर्वर डाउन है तो द एजेंट रिट्राई और स्किप टू द नेक्स्ट सर्वर। अगर आपके किसी भी वेबसाइट का सर्वर डाउन है तो आप या तो उसके लिए क्या करोगे, उसको रिट्राई करोगे। एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एजेंट आपका इतना एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए कि वो या तो रिट्राई करे, उसके लिए वेट ना करके उसको स्किप कर दे, किसी दूसरे नेक्स्ट सर्वर पे चला जाए। नेक्स्ट है स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल एजेंट कैन रन साइमल्टेनियसली टू कवर मल्टीपल वेबसाइट्स। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकती हैं मोबाइल एजेंट के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो मोबाइल एजेंट के परस्पेक्टिव से आपकी, देखिए, मोबाइल एजेंट सिस्टम फेस यूनिक सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि आपने एक केवल सिंगल कोड बनाया और उसको आपने सर्वर पे सेंड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट। तो उस टाइम पे जब डेटा कलेक्ट करके ला रहा है तो उसमें क्या क्या थ्रेट्स आ सकती हैं, तो वही अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट एंड प्लेटफॉर्म, तो आपकी इस तरीके की कुछ थ्रेट आ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, एजेंट टू प्लेटफॉर्म थ्रेट्स कैसे आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी भी पर्सन ने इस तरीके का एजेंट क्रिएट करा जो कि प्लेटफॉर्म की जो आपका रिसोर्सेस हैं उनको वो यूज कर रहा है विदाउट सर्वर की परमिशन, तो उस टाइम पे वो थ्रेट आनी, यानी कि उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड रिसोर्स एक्सेस। यानी कि आपका एजेंट बिना परमिशन के उस सर्वर की कुछ क्रेडेंशियल्स को एक्सेस करना चाहता है, तो एक तो ये थ्रेट आपकी बन सकती है एग्जांपल के तौर पे। यानी कि वो ज्यादा मेमोरी कोई भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर रहा है, सीपीयू को भी ज़्यादा वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं डेटाबेस में से उनको भी एक्सेस करना चाहता है। तो यानी कि एजेंट कैसे प्लेटफॉर्म को हार्म कर रहा है, तो वो हम इसमें बता रहे हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस के द्वारा। देन डिनायल ऑफ सर्विस आ सकती है। एजेंट टू प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड क्या आ सकती है, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब कि द एजेंट ओवर यूज प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज। अब डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है, अगर आपने सर्वर पे लोड ज़्यादा डाल दिया, बार बार उस पर रिक्वेस्ट करके, बार बार कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करके, तो सर्वर आपका डाउन हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस कैसे आ सकती है, जब आपका जो एजेंट है वो ओवर यूज कर रहा है प्लेटफॉर्म के रिसोर्सेज को, तब आप क्या हो जाएगा, सर्वर वो आपका डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका डिनायल ऑफ सर्विस उसमें आ गया। देखिए, ये आपके कुछ थ्रेड्स बन रहे हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है अगर आप मोबाइल एजेंट से काम करवाना चाहते हो, तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा क्या आ सकता है, एजेंट टू एजेंट थ्रेड। अब ये कैसे होगा, एजेंट कोलिजन, मतलब कि जितने भी आपने एजेंट क्रिएट करे हैं आइदर क्लोनिंग करके, तो उनके बीच में अगर कोलिजन हो गया तो उस चीज़ को भी रिजोल्व करके देखना है। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, अगर मेरे 5 एजेंट बन गए हैं, क्लोन हो गए, तो पांचों एजेंट्स के बीच में जो डेटा है, कलेक्टेड डेटा है इंडिविजुअली, उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो इनकंसिस्टेंट हो, तो इसका भी ध्यान रखना होता है जब एजेंट आपका क्रिएट होता है। एजेंट कोई नॉर्मल पीपल या फिर नॉर्मल प्रोग्रामर क्रिएट ही नहीं कर सकता अगर उसको अच्छे से इनकी नॉलेज ना हो, ठीक है। तो ये आपकी एरर आने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेटफॉर्म टू एजेंट थ्रेट, यानी कि प्लेटफॉर्म कैसे एजेंट को हार्म कर सकता है। सबसे पहला, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका एजेंट मूव कर रहा है जो कि आपके एजेंट के कोड को ही अल्टर कर दे, जो आपने एग्जीक्यूशन कोड उसमें लिख रखा है उसी को वो अल्टर करना चाहता है, तो यानी कि प्लेटफॉर्म हार्म कर रहा है आपके एजेंट को, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म टू एजेंट थ्रेट। द प्लेटफॉर्म मॉडिफाई द एजेंट्स कोड अल्टरिंग इट्स बिहेवियर। और वो कैसे करेगा, वो प्लेटफॉर्म की, अगर मान लो प्लेटफॉर्म के एग्जांपल के तौर पे प्लेटफॉर्म इंजेक्ट कर दे मेलिशियस कोड इनटू द एजेंट टू कॉम्प्रोमाइज इट्स नेक्स्ट होस्ट, यानी कि वो क्या कर दे, प्लेटफॉर्म इंजेक्ट कर दे मेलिशियस कोड जिससे कि एजेंट का कोड ही बदल जाए, तो ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से हार्म कर रहा है। दूसरा क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी कि प्लेटफॉर्म अगर अगर एक प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करके कोई एजेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, तो उस डेटा को वो क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर वो प्लेटफॉर्म सही नहीं हुआ, मैलिशियस कोड वगैरह हुए उसके अंदर, तो प्लेटफॉर्म ये भी कर सकता है कि उस एजेंट से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले जो कि वो किसी भी वेबसाइट से लेकर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म आपका एजेंट को हार्म कर सकता है, तो आपको इस तरीके की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी अपने एजेंट के अंदर जिससे कि कोई प्लेटफॉर्म उसको एक्सेस ही ना कर पाए। अदर टू एजेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि अदर कैसे प्लेटफॉर्म ये एजेंट को हार्म कर सकते हैं, सिंपल है, अदर जितने भी आपके हैकर वगैरह होते हैं वो हार्म कर देते हैं। जैसे कि आपका एक बोलते हैं हम इसको इवेस ड्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल अटैकर्स इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंट्स एंड प्लेटफॉर्म, यानी कि वो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको ही इंटरसेप्ट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे एन अटैकर कैप्चर एन एजेंट्स माइग्रेशन पाथ टू प्रेडिक्ट इट्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी कि
अगर एजेंट एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर रहा है, तो हैकर पहले ही उसके पाथ को कैप्चर कर लेगा, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये किस सर्वर पे मूव करने वाला है। देन उसको क्या कर देगा, वो इंटरप्ट कर देगा, इंटरसेप्ट कर देगा, डेटा को लीक भी कर लेगा। देन दूसरा अटैक आता है आपका रिप्ले अटैक। इसमें एक्सटर्नल जितनी भी अटैकर्स रहते हैं आपके, कैप्चर कर सकते हैं एंड रिप्ले कर सकते हैं एजेंट को टू परफॉर्म अनऑथराइज्ड एक्शन। यानी कि कोई भी अटैकर आपके एजेंट के कोड को चेंज करके अनऑथराइज्ड तरीके से उसको कोड को इस तरीके से बना सकता है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि हैकर डायरेक्टली तो किसी प्लेटफॉर्म से डेटा लीक नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, जो एजेंट उसे मूव कर रहा है उस एजेंट के कोड, क्योंकि उस एजेंट को तो परमिशन है, फुल परमिशन है, तो उस एजेंट के कोड के द्वारा ही वो क्या कर देगा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसे डेटा लीक करवा लेगा और देन उसको कहीं भी मिसयूज कर लेगा। देन थर्ड है आपका अनऑथराइज्ड एजेंट इंजेक्शन। मतलब कि अगर कोई हैकर किसी भी प्लेटफॉर्म को हैक करना चाहता है, तो उन क्लोन्स के साथ वो अपना एजेंट पे इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, सही एजेंट के साथ आपका जो गलत एजेंट है वो भी सर्वर में एंटर कर जाएगा और डेटा को लीक कर लेगा, डेटा को चोरी कर लेगा, जिससे कि वो मिसयूज कर सकता है हैकर उस डेटा का। ठीक है, तो ये थ्रेड्स थी आपकी 4 तरीके की जो हमने पढ़ी है। तो ये चारों थ्रेड्स आपकी एग्जाम से पूछी भी जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए इसमें बता रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस इन मोबाइल एजेंट सिस्टम। अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? देखिए, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि मोबाइल एजेंट सिस्टम, फॉल्ट टॉलरेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन इवन आफ्टर द फेलियर ऑफ सर्टेन सिस्टम कंपोनेंट लाइक डिवाइस, प्लेटफॉर्म और नेटवर्क। मतलब कि अगर आपका मोबाइल एजेंट किसी भी सर्वर पे मूव कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे उस सर्वर के कुछ डिवाइसेस, नेटवर्क या फिर प्लेटफॉर्म में ही कोई अगर फेलियर आ गया, तो आपका मोबाइल एजेंट इतना कैपेबल होना चाहिए जिससे कि वो फॉल्ट टॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर ले। यानी कि इट एंश्योर दैट द एजेंट कैन आइदर रिकवर, या तो एजेंट रिकवर हो जाए उस टाइम पे फ्रॉम अ फेलियर, और मूव टू अनदर प्लेटफॉर्म, या वो मूव हो जाए। सिंपल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपका सर्वर डाउन है, वही कंडीशन माइंड में रखो, अगर सर्वर आपका डाउन है तो आपका एजेंट इतना कैपेबल होना चाहिए, या तो टास्क को रिट्राई करे या वो उस सर्वर को ही स्किप कर दे, किसी दूसरे सर्वर पे वो चला जाए। टेक्निक क्या होती है फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर? देखिए, सभी टेक्निक्स को आपको डिफाइन करना होगा वन बाय वन, आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एजेंट की माइग्रेशन सबसे पहली टेक्निक है, एजेंट माइग्रेट कर सके। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर चेक पॉइंट एंड रोल बैक, यानी कि अगर कहीं पे एरर आपको मिलता है तो वहीं से वो रोल बैक कर जाए, चेक करने के बाद वो वहीं से रोल बैक कर जाए। रिडंडेंसी, अगर कहीं पे दिख रही है उसको कोई रिडंडेंसी आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को वो सिंपल हैंडल कर ले। डेटा रेप्लिकेशन, यानी कि डेटा रेप्लिकेशन जैसी प्रॉब्लम वो क्रिएट ना करे, मतलब कि रेप्लिकेटेड डेटा आपके सिस्टम पे शो ना हो। ठीक है, आप कंसाइज एंड अपडेटेड डेटा एंड कंसिस्टेंट डेटा ही आपके डिस्प्ले पे शो होना चाहिए। ठीक है, एरर रिकवरी, सिंपल, अगर कोई एरर आती है सर्वर पे या फिर किसी भी क्लोनिंग एजेंट पे, तो उसको रिकवर करने की भी आपके एजेंट्स में, आपका जो होस्ट एजेंट होता है उसमें आपकी ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना वो सक्षम होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग प्रोसेस फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग हो सकती है। सबसे पहले वो चेक करेगा एजेंट को सेंड करने से पहले कि आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके कोड रन करेगा, एग्जीक्यूशन होगा आपका स्टार्ट, वो प्लेटफॉर्म आपका अच्छे से वर्क कैपेबल है, वर्किंग के मोड में है, वर्क करने के लिए कैपेबल है या नहीं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप उसमें एजेंट को सेंड कर देते हो विदाउट चेकिंग द प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, तो उस टाइम पे देखिए क्या होगा, उसमें एरर आने की आपकी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले ही चेक कर लो जिससे कि आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो। देन नेटवर्क मॉनिटरिंग, यानी कि एजेंट को सेंड करने से पहले ही नेटवर्क की मॉनिटरिंग कर लो कि आपका वो नेटवर्क अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एजेंट स्टेटस मॉनिटरिंग, एजेंट का भी स्टेटस चेक करना होता है कि आपका कोड अच्छे से वर्क करने के लिए कैपेबल है या नहीं। देन आपकी एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी आपका लास्ट फेज आता है, इसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी एरर वगैरह तो नहीं आएंगी। तो ओवरऑल हमने मॉनिटरिंग प्रोसेस देख लिए हैं और यही आपको कंटेंट इसमें लिखना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? और मॉनिटरिंग आप किसके लिए कर रहे हो? डिटेक्ट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए टू पोटेंशियल फेलियर्स। अगर कोई फेलियर आता है उसको पहले ही आप चेक कर लो। क्या चेक करोगे आप इन 4 फेसेस में? ओके, चलिए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLTP, इस नाम से हम इसको बोलते हैं, OLTP। ठीक है, क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 10 मार्क्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। OLTP सिंपल है, अगर आपने डेटाबेसिस जैसी ट्रांजैक्शन को पढ़ा होगा अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, डेटाबेस के बारे में, तो उसमें आपने ट्रांजैक्शंस पढ़ी होंगी, उन्हीं ट्रांजैक्शन का कंप्लीट ओवरव्यू इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सर्वर से कोई भी आप अपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे कि आपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, उसका पेमेंट किया, देन वो आपको वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है? एक तरह का ट्रांजैक्शन है जिसको प्रोसेस होने में कि आपका टास्क पूरा कंप्लीट हो जाता है।
भेज सकते हो। जैसे कि आप किसी को भी पैसे वगैरह मनी अगर आप किसी को भी ट्रांसफर करते हो किसी भी ऐप के जरिए, पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, तो जब आप किसी को भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करोगे वो भी आपके एक तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपका कब पॉसिबल हो पाता है? जब आपकी सम कुछ आपकी प्रोसेसिंग उसमें होती है, पिन एंटर करना, अमाउंट एंटर करना, या फिर जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है, आपके डेटा आपके मनी को ट्रांसफर करना है आपके अकाउंट से, तो ये सारी बैकग्राउंड में एक्टिविटीज आपकी होती हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यानी कि OLTP रेफर्स टू अ क्लास ऑफ अ सिस्टम डिजाइन टू फैसिलिटेट एंड मैनेज ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन, यानी कि OLTP ज्यादातर उन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जहां पे आपके ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए वो बनाई गई है। जैसे कि आपका Amazon जैसा ऐप, फ्लिपकार्ट, तो ये जैसी एप्लीकेशन है, पेटीएम, फोन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, ये आपके ट्रांजेक्शन के मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है बेसिकली। तो उसमें इस फिनोमिना को, उसमें इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो। देखिए, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? आपका डेटा एंट्री होती है या उसमें रिट्रीवल होता है, पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, पैसे उसमें डिपॉजिट किए जाते हैं, यही तो होता है। तो यही बता रखा है इसमें इन्होंने। OLTP सिस्टम एंश्योर द इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। OLTP आपकी इस बात को ध्यान रखता है कि आपका डेटा, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इमीडिएट हो, कोई भी उसमें डिले ना हो, डेटा हमेशा रियल टाइम एप्लीकेशन में अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर? की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? रियल टाइम प्रोसेसिंग होनी चाहिए सबसे पहला आपका, यानी कि ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली विद इमीडिएट सिस्टम रेस्पॉन्स, यानी कि उसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन में ही डिले हो रहा है, देखिए एक ट्रांजैक्शन आपका, एक आपकी प्रोसेसिंग होती है जो आप किसी सर्वर से किसी भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हो, उसमें आपकी डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप मनी जैसे वर्क में ट्रांजैक्शन को हैंडल करना चाहते हो तो उसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए OLTP का हम इसमें यूज करते हैं, जिससे कि आपका कोई भी उसमें प्रॉब्लम, जिससे कि उसमें कोई भी डिले ना आए। हाई कॉन्करेंसी रहनी चाहिए, यानी कि सपोर्ट करे मल्टीपल यूजर को। डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो आपके उस फिनोमेना को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जब यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है तभी उसका टास्क परफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी बैकएंड में एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना हो उसके अकाउंट से रिलेटेड। स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि एफिशिएंटली मैनेज करे, मैनेज स्मॉल एंड फास्ट ट्रांजेक्शन को, और इंटीग्रेटेड होना चाहिए आपके SOA के साथ, ओपन पार्ट ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स एंड वेब सर्विस फॉर बेटर एडेप्टेबिलिटी। तो इससे वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, इन दोनों से वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो वो आपकी सर्विस ओरिएंटेड रहेगी, यानी कि जब रिक्वेस्ट करोगे तभी सर्विस आपको मिलेंगी, अदरवाइज वो आपके बैकग्राउंड में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करेगी। वेब सर्विस बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि वो बेटर अडेप्टेबल हो किसी भी एनवायरनमेंट में, आइदर आपके मोबाइल का एनवायरनमेंट है, आइदर वो आपके डेस्कटॉप के एनवायरनमेंट में। तो ओवरऑल ये रहता है आपका ट्रांजैक्शन को देखिए एकदम ईजी एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर आपको ट्रांजैक्शन को समझना है तो बेसिक आप मनी ट्रांसफर को ध्यान में रखिए, जैसे कि आप इसको इजीली समझ पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल्स क्या कौन कौन से होते हैं? तो मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल यानी कि मोबाइल ट्रांजैक्शन जब आप यूज कर रहे हो मोबाइल के अंदर, तो उसको बनाने के लिए कौन कौन से मॉडल्स आप यूज कर सकते हो? तो देखिए, मॉडल सबसे पहले आपका मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल्स आर फ्रेमवर्क डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ परफॉर्मिंग रिलायबल एंड कंसिस्टेंट डेटाबेस ट्रांजैक्शन इन मोबाइल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखता है। दीज एनवायरनमेंट जो होते हैं कैरेक्टराइज होते हैं इंटेंट कनेक्टिविटी के साथ, लो बैंडविड्थ को यूज करें एंड लिमिटेड रिसोर्सेज को भी यूज करें, जैसे कि आपका मोबाइल डिवाइस जो होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज पे बेस्ड रहता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो आपका OLTP भी होना चाहिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज और बैटरी को कंज्यूम करे। आपके दो तरीके के मॉडल आपके एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हाई कॉमिट मॉडल ट्रांजैक्शन मॉडल, या फिर हाई कॉमो मॉडल हम इसको बोलते हैं। दूसरा कैंगरू मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल, ये आपका सेकंड टाइप का मॉडल है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हाई कॉमिट मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल, यानी कि हाई कॉमो। हाई कॉमो देखिए क्या है? हाई कॉमो इज अ मोबाइल ट्रांजैक्शन मॉडल डिजाइन टू इंप्रूव ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट इन मोबाइल एनवायरनमेंट विद फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन। यानी कि हाई कॉमो मॉडल आपका वहां पे यूज किया जाता है जहां पे नेटवर्क डिस्कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। क्लियर? यानी कि जहां पे आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपका जो आपका नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो वहां वहां पे आप कौन सा मॉडल यूज करोगे ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए? वहां पे आप यूज करोगे हाई कॉमो मॉडल का। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए की फीचर क्या है इसके। ये पार्शली कमिट करता है, यानी कि डेटा को फुल्ली कमिट ना करके पार्शली कमिट करता है, यानी कि उसकी कॉपी को मोबाइल में रेप्लीकेट करके रखता है। रेप्लीकेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस यूनिट्स में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। कॉपी को पहले क्या करता है वो सर्वर से उठा के कॉपी को अपने डिवाइस के अंदर उसमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, पार्शली कमिट करता है सर्वर के पास, जिससे कि अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी लॉस होती है तो आप क्या कर सकते हो, अपने टास्क को बिना रोके परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए हाईकॉमो मॉडल थोड़ा सा सही काम करता है ऐसे एरियाज में जहां पे आपका फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन रहता है। दूसरा क्या है? सर्वर इंटरेक्शन, यानी कि अगर आपका डिस्कनेक्शन बार बार हो रहा है तो सर्वर से इंटरेक्शन करने की कोई आपको उसमें नीड नहीं है। ठीक है, हाईकॉमो मॉडल में बार बार एक बार आपने कॉपी को फैच करके रेप्लीकेट करके अपने डिवाइस के अंदर डाल लिया,
देन आप उस पे जब तक आप अपना कोड को सिंक नहीं कर देते तब तक वो आपके मोबाइल के कैश मेमोरी में स्टोर रहेगी, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर टास्क देन यू विल सिंक योर अपडेटेड टास्क ऑन द सर्वर। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? अगर आपने जब आप डिस्कनेक्शन के मोड पे हो और अगर आपने कोई गलत चेंजेस आपने उस फाइल में कर दिए, तब तक आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप उसमें किसी भी एरर को दोबारा से चेंज कर सकते हो, यानी कि डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन है ये। इसमें ऐसा नहीं है अगर आपने रन टाइम पे कोई एरर कर दी तो वो आपके सर्वर पे भी कमिट हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। रेप्लिका में अगर कोई एरर हो गई तो आप उस डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन को चेंज भी कर सकते हो, इसलिए वो कह रहा है इसको फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज है। नेक्स्ट फीचर है हाई कॉमो मॉडल में एक जो की फीचर है आपका कि वो चेक पॉइंट्स लगा सकता है, यानी कि रेगुलर चेक पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने टास्क के अंदर, जिससे कि अगर आपका सिस्टम या फिर कोई भी प्रॉब्लम से फेलियर आता है तो आप टास्क को रिसम कर सकते हो वहीं से, ठीक है। उसको रीस्टार्ट करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। जिस स्टेज पे आपने उसको रोका है, जिस स्टेज में आके उस एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो वहीं से रीसम होगा, ठीक है। आपको दोबारा से उसको रीस्टार्ट करने को नीड नहीं है। तो देखा हाई कॉमो मॉडल में कितने सारे फीचर्स हैं आपके ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए। क्लियर? यही आपको डिफाइन करने हैं वन बाय। चलिए अब इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज ऐसे कुछ इंक्रीज करता है ट्रांजेक्शन सक्सेस रेट्स को इन अनस्टेबल मोबाइल एनवायरनमेंट के बीच में। मैंने आपको बता दिया है हाई कॉमो मॉडल आपका यूज ही वहां पे होता है जहां पे आपका अनस्टेबल मोबाइल एनवायरनमेंट हो, डिस्कनेक्शन हो रहा है बार बार फ्रीक्वेंट। रिड्यूस करता है डेटा लॉस को ड्यू टू डिस्कनेक्शन, ठीक है। और ऑप्टिमाइज करता है आपके रिसोर्सेज को, यानी कि बार बार आपके सर्वर से कोई भी कनेक्शन आपको स्टेबलाइज करने की नीड नहीं है, एक बार आपने रेप्लिका बना ली और उस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। डिसएडवांटेज का इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी को इन मैनेजिंग पार्शियल कॉमिट्स, यानी कि आप देख रहे हो आप पार्शियली कॉमिट कर रहे हो अपने सर्वर से, यानी कि एक तरह से आप कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहे हो, दोबारा से आपको कॉमिट करना पड़ेगा। एंड चेक पॉइंट जब आप क्रिएट कर रहे हो रेसम वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसमें डाल दी है, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपके मैनेजमेंट को। पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसी हो सकती है इफ सब ट्रांजेक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली। अगर आपकी सब ट्रांजेक्शंस हैं वो उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हुआ तो वो इनकंसिस्टेंसी उसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है आपका कैंगरू मोबाइल ट्रांजेक्शन मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, वहां पे हमने क्या किया था, अगर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार तो आप उस मॉडल को यूज कर सकते हो, लेकिन कैंगरू मॉडल उससे बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, द कैंगरू मॉडल इज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अ कैंगरू वेयर ट्रांजैक्शन होप बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क नोड्स और स्टेट्स। यानी कि अगर आप एक स्टेट ऑफ नेटवर्क से निकल के दूसरे स्टेट ऑफ नेटवर्क में मूव कर रहे हो, ठीक है, बार बार मूवमेंट का कोई काम है, डिफरेंट नेटवर्क में अगर आप मूव कर रहे हो अपने मोबाइल डिवाइस के साथ, ट्रांजैक्शन को वैसे ही मैनेज करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, कैंगरू मॉडल का। कैंगरू मॉडल में ये बात ध्यान रखने की होती है कि आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए हमेशा, उसमें कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इट डिजाइन फॉर मोबाइल यूजर्स हु फ्रीक्वेंट मूव बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये ज्यादातर उस डिवाइसेस के लिए बनाया गया है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में मूव कर रहे हैं, उन मोबाइल डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो कुछ की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। की फीचर ऑफ कैंगरू मॉडल फॉर मैनेजिंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहला इसमें होता है नेस्टेड ट्रांजेक्शन, यानी कि आप नेस्टेड ट्रांजेक्शन कैंगरू मॉडल में क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या है, देखिए इसका, आप अपने किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड उसको डिवाइड कर सकते हो। पेरेंट ट्रांजेक्शन आपकी कहलाएगी ग्लोबल ट्रांजेक्शन एंड चाइल्ड ट्रांजेक्शन आपकी यूज होती है फॉर मैनेजिंग योर लोकल ऑपरेशंस। क्लियर? देन आपका आता है इसमें होपिंग मैकेनिज्म, जो कि इसकी एक्चुअल फिनोमिना को बताता भी है। होपिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है, होपिंग मैकेनिज्म हम डिनोट करते हैं जब आपका यूजर एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में मूव कर रहा है, यानी कि मोबिलिटी के मोड में है, तो उस टाइम पे भी वो सर्विसेज को यूज कर पाए, ट्रांजेक्शन की उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो क्रिएट, उसी को बोलते हैं होपिंग मैकेनिज्म। ट्रांजेक्शंस कैन होप बिटवीन मोबाइल नोड्स एंड फिक्स सर्वर अडैप्टिंग टू यूजर मोबिलिटी। ओके, डिफर्ड कमिट। अब देखिए जो हमने देखा था हाईकोमो मॉडल के अंदर, तो लाइक हाईकोमो मॉडल नॉन क्रिटिकल जो ऑपरेशन होते हैं आपके कैन बी डिफर्ड अंटिल नेटवर्क कंडीशंस इंप्रूव। जब तक कंडीशन आपकी इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक आप उनको क्या कर सकते हो, डिफर्ड कर सकते हो। मोबिलिटी अवेयरनेस, ये आपको बता चुका हूं, आपके मॉडल के अंदर ये अवेयरनेस है कि अगर यूजर मोबिलिटी के मोड में है, आपका डिवाइस मोबिलिटी के मोड में है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो। करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या है कैंगरू मॉडल का, अडैप्ट करता है वेल टू दी मोबिलिटी ऑफ यूजर, यानी कि यूजर की मोबिलिटी को ही मेंटेन करके चलता है। मेंटेन करता है ग्लोबल कंसिस्टेंसी को व्हाइल अलाउइंग लोकल ऑटोनॉमी फॉर सब ट्रांजैक्शन, यानी कि मैंने बताया था कैंगरू मॉडल के अंदर अपने कंप्लीट ट्रांजैक्शन को एज अ पेरेंट और चाइल्ड में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आपके ग्लोबल कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है, जबकि आपका जो चाइल्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपके लोकल जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं उनको वो हैंडल करती हैं ऑटोनोमसली। क्लियर? देन आपका एक नेक्स्ट एडवांटेज है, रिड्यूस करता है इंपैक्ट ऑफ हैंड ऑफ्स एंड डिस्कनेक्शन
ऑन ट्रांजेक्शन सक्सेस, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, जब आपका हैंड ऑफ आएगा, आपके नेटवर्क वन नेटवर्क से निकल के जब आप दूसरे नेटवर्क में मूव करोगे तो हैंड ऑफ का प्रोसेस आएगा, तो उसको ये रिड्यूस कर देता है काफी हद तक, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को। एडवांटेज की बात करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपने पेरेंट और चाइल्ड में डिवाइड कर लिया अपना ट्रांजेक्शन को। इंक्रीज कर रहे हो आप ओवरहेड ड्यू टू ट्रांजेक्शन होप एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। एस्पेक्ट सबसे पहले, प्राइमरी फोकस हम किस पे रहता है, हाई कॉमो मॉडल का, ये रहता है आपके ऑफलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो विद फास्ट कमिटमेंट्स तो आप इसमें कर सकते हो हाई कॉमो मॉडल के अंदर। लेकिन कैंगरू मॉडल में हैंडलिंग करता है मोबिलिटी एंड इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन कंटिन्यूटी अक्रॉस नेटवर्क, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में आप मूव कर रहे हो तो आपकी मोबिलिटी के केस में भी आपकी जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है वो इजिली हो पाए। कौन हैंडल कर रहा है, वो कैंगरू मॉडल। एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट, आपके हाई कॉम्बो मॉडल के अंदर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जो रहता है मोस्टली डिस्कनेक्टेड रहता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन कैंगरू मॉडल के अंदर वो डायनेमिक रहता है और आपका कंटिन्यूअस रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हाई कॉम्बो मॉडल के अंदर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विद लोकल टू ग्लोबल, और कैंगरू के अंदर आपका स्प्लिट हो जाती है ट्रांजेक्शन किसके बेस में, आपकी ट्रांजेक्शन स्प्लिट हो जाती है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, उसी को बोलते हैं हम जॉय ट्रांजेक्शंस। तो ऊपर अगर मोबिलिटी के एस्पेक्ट की बात की जाए तो हाई कॉम्बो मॉडल आपका लिमिटेड फोकस रखता है मोबिलिटी पे, जबकि कैंगरू मॉडल स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है, क्योंकि कैंगरू मॉडल की जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है वो केवल आपकी मोबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ही हुआ है, ठीक है। तो एंड हाईली अडेप्टेबल भी होता है ये। तो ये डिफरेंस है, आप इनको लिख भी सकते हैं अपने एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट इशूज की, ये कौन कौन से इशू आ सकते हैं आपके मोबाइल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहले आपका डेटा कंसिस्टेंसी का इशू आ सकता है, कंकरेंसी कंट्रोल का आ सकता है, मतलब कि जो डेटा आपके डिवाइस के अंदर है वो डेटा आपके पास वो डेटा आपके सर्वर पे नहीं है अवेलेबल, तो यानी कि सेम डेटा आपका अवेलेबल नहीं है दोनों एरियाज में, तो यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो डेटा कंसिस्टेंसी का इशू आएगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का इशू कैसा सकता है कि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में हम जानते हैं नीड होती है रिसोर्सेज की, यानी कि उन ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए आपके पास लोकेशन सेंसिटिव प्रोटोकॉल होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जब आप मूव कर रहे हो उनको लोकेशन को फाइंड करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए, एंड आपकी किसी किसी भी क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। एफिशिएंट क्वेरी हैंडलिंग होनी चाहिए इसके पास, और जिससे कि आपका जो ऑपरेशन है वो स्मूथली हो सके वायरलेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो यानी कि आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन कॉस्ट, हाई कम्युनिकेशन लिंक कॉस्ट डिमांड करता है बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांजेक्शन मॉडल को, यानी कि अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के अंदर तो आपकी बैंडविड्थ एफिशिएंट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। रीअलोकेशन मैकेनिज्म, तो मोबाइल एजेंट जैसी टेक्नोलॉजी उसमें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ऐसी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि यूजर के टास्क को आप रीअलोकेट कर सको अपने मोबाइल एजेंट तक, जिससे कि टास्क और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि अगर आपके मोबाइल यूजर्स ग्रो करते हैं उनके टाइम पे वो चैलेंजिंग ना हो, बेस स्टेशन अगर आपके बढ़ते हैं तो आपका वो एनवायरनमेंट एफिशिएंटली उन स्केल्ड आपके मोबाइल यूजर को इजीली हैंडल कर सके। हमने मोबाइल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के इश्यूज भी देख लिए, ठीक है। तो ओवरऑल इस यूनिट के हमने ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिया अच्छे से, ठीक है, विद एग्जाम्पल। होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपको आराम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और प्रीवियस यूनिट्स की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ गई हैं, उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।